जय हिंद दोस्तों। आज का यह वीडियो बायोलॉजी का है जो कि एएनएम और जीएनएम के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो यदि आप एएनएम और जीएनएम का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो परीक्षा से पहले एक नज़र इस वीडियो को देख लें कि कैसे प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। अगर आप इसे देख लेते हैं तो आपको अनुभव हो जाएगा कि कैसा प्रश्न हमें आने वाला है। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं और मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, उसे पूरा ज़रूर देखें। अगर आप बीच बीच में छोड़ के देखेंगे तो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न छूट जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। समय नहीं बचा हुआ है, मात्र 10 दिन बचे हुए, तो कृपया लग जाएं तैयारी में और इसी बार एग्ज़ाम को क्लियर करें। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, वर्णांध एक अनुवांशिक विकार है। वह वर्णांध क्या होता है? रंगों की अंधता, यानी उसमें अगर इसे जिसको हो गया वर्णांध, उसे रंग दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देंगे। तो क्या यह अनुवांशिक विकार पुरुषों में अधिक, साधारण सी बात है, पुरुषों में ज़्यादा होता है या महिलाओं में ज़्यादा होता है, या दोनों को समान खतरा है, या ट्रांसजेंडर में ज़्यादा खतरा होता है? तो इसका सही जवाब है ये वर्णांध एक अनुवांशिक विकार है जिसे पुरुषों में अधिक खतरा होता है। देखिए इसमें देख लेते हैं, वर्णांध से ग्रसित लोग सब देख पाते हैं लेकिन रंग दिखाई नहीं देते। अगर मगर कुछ रंग दिखाई भी दिया तो अंतर नहीं कर पाएगा, कौन तो लाल है कौन तो हरा है, ऐसा नहीं कर पाएगा। तो ऐसा एक सर्वे हुआ था, उसमें मानो देखा गया कि 8% पुरुषों को है और 1% महिलाओं को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुरुषों में ज़्यादा होता है। काले और सांवले लोगों की तुलना में गोरे लोगों को ज़्यादा होता है। यह समस्या जन्मजात भी हो सकती है या बाद में भी हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर मधुमक्खी के शरीर की कोशिकाओं में और शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो नर मधुमक्खी के शरीर में 16 कोशिकाएं होती है, गुणसूत्र होते हैं, और शुक्राणु में भी 16 गुणसूत्र होते हैं। इसका सही जवाब है क्रमशः 16 और 16। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी एकल जीन की अप्रबलता मानसिक मंदता और त्वचा रंजकता में कमी का कारण बनती है तो जीन को क्या कहा जा सकता है? देखिए, यदि कोई ऐसा जीन है जो मानसिक मंदता यानी बुद्धि को कमज़ोर कर देता है या त्वचा की जो रंगत है उसको कम करता है, तो ऐसे जीन को क्या कहते हैं? तो ऐसे जीन को कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोड या कोडोन अमीनो एसिड वेलिन के लिए कोड करता है? एमिनो एसिड वेलिन के लिए कौन सा कोड है? GUU, GUC, GUA या GCU, GCC, GCA, GGU, GGC, GGA या GCU, GGC, CGC या CGA? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। ट्रांसजेनिक गाय, ट्रांसजेनिक गाय जिसका नाम क्या है? रोजी। एक प्रश्न तो यहीं से पूछा जा सकता है, ट्रांसजेनिक गाय रोजी का दूध ट्रांसजेनिक माध्यम से विकसित किया गया है, जिसमें क्या होता है? ट्रांसजेनिक गाय क्या होता है? जो हाइब्रिड वाला होता है ना, जिसे हम लोग जर्सी कहते हैं, उस तरह के गायों की बात कर रहा है। तो इसके दूध में क्या ज़्यादा होता है? तो ऐसा ट्रांसजेनिक गाय के माध्यम से दूध विकसित किया, इसमें क्या होता है? थक्का ज़्यादा बनता है इसमें, या ज़्यादा चर्बी होता है इसमें, या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, या ज़्यादा प्रोटीन होता है? तो देखिए, दूध में प्रोटीन होता है और विटामिन डी भी पाया जाता है और फैट भी पाया जाता है। तो ज़्यादा अगर चर्बी होता तो ऐसे दूधों को कोई नहीं पीते। तो इसमें उच्च उपयोगी प्रोटीन होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सही विकल्प को पहचानिए। क्लेमिडोमोनास, कोनिडिया, हाइड्रा जेम्यूल्स, पेनिसिलियम जुस्पोरस, स्पॉन्ज कलियाँ। तो इसका सही कोड है ऑप्शन नंबर ए। देखिए आप, क्लेमिडोमोनास वो है जस्पोरस, और हाइड्रा क्या है? हाइड्रा है कलियाँ है,
हाइड्रा में कलियां निकलती है। आप देखिएगा हाइड्रा का चित्र गूगल में सर्च मारिएगा, उसमें देखिए कली, मुकुलन जिसको बोलते हैं। पेनिसिलम में क्या है, कोनिडिया, और स्पॉन्ज में होता है गेम्यूल्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब तक ज्ञात सबसे प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ है, यानी मान के चलिए जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है, तो ये क्या है? एक्साइन है, स्पोरोपोलेनिन है, इंटाइन है, या टेपेटम है? तो इसका सही जवाब है स्पोरोपोलेनिन। देखिए कितना काला होता है इसका, ये मैं छवि डाला हूँ, इस माइक्रोस्कोपिक छवि है ये है स्पोरोपोलेनिन, जो सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ वो होते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल, जिसको पोटो मसविदा भी कहते हैं, ये किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल है ओजोन परत की जो क्षय हो रहा है ना, ओजोन परत जो नुकसान हो रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए। चलिए इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। फिर से क्वेश्चन देखिए, अब ओजोन छेद हो रहा है तो ग्रीन हाउस गैस की वजह से हो रहा है, तो ग्रीन हाउस गैस को यदि कम कर देते हैं तो ओजोन परत की कमी को नियंत्रित किया जा सकता है। क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो शहर जापान की जो है में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। 16 फरवरी 2005 को ये लागू हो गया। वर्तमान में 1992 पार्टियां इस प्रोटोकॉल के लिए है। दिसंबर 2011 में कनाडा ने ये छोड़ दिया था। तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है? देखिए पेड़ काटिएगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब दुनिया का तापमान बढ़ना। जीवाश्म ईंधन जलाइएगा उससे भी होगा। वनीकरण यानी पेड़ पौधे लगाने से कोई भी ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हॉट स्पॉट यानी उत्तेजनशील स्थान नहीं है? उत्तेजनशील स्थान का मतलब वहाँ की जलवायु या तो अच्छी होगी या बहुत ख़राब हो सकती है, मतलब कोई नॉर्मल जैसा नहीं होगा, बहुत उथल पुथल मचा हुआ रहेगा। देखिए हिमालय की बात करते हैं, चिलचिलाती ठंड है। पश्चिमी घाट में हमेशा तूफान आते रहते हैं या बारिश बहुत ज़्यादा होती रहती है। इंडो बर्मा क्षेत्र, ये भी जो इलाका है इंडो बर्मा क्षेत्र, आप देखिए यहाँ बंगाल की खाड़ी के आसपास का कर रहा है, यहाँ भी हमेशा तूफान आते रहते हैं, यानी कुछ ना कुछ हलचल होते रहते हैं। लेकिन गंगा का मैदान क्या है? वो एकदम शांत जगह, वहाँ खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वात स्फीति के उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले आनुवांशिक इंजीनियरिंग से प्राप्त उत्पाद है। यानी वात स्फीति क्या है पहले ये समझिए। जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं या कुछ स्मोकिंग करते हैं तो उसका फेफड़ा धीरे धीरे खराब होने लगता है, जिसकी वजह से वो फूलता नहीं। जितना फेफड़ा फूलना चाहिए सांस लेने में उतना फूलता नहीं है, तो वो है वात स्फीति। तो इसके लिए इस्तेमाल जो होता है वो आपको बताना है किस कौन से उत्पाद से होता है। ये इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहा है, जो छानबीन करता है, जो शोध करते हैं उसमें, तो उन्होंने क्या खोज निकाला उसके उपयोग के लिए उपचार करता है उसी के द्वारा। तो ये है ए अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। वात स्फीति का प्राथमिक कारण सिगरेट पीना है। कुछ मामलों में यह अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की कमी के कारण भी हो सकता है। A1AD के गंभीर मामले के कारण लिवर सिरोसिस, लिवर में घाव हो जाना भी विकसित हो जाए, जहां एकत्रित अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी प्रोबायोटिक प्रतिक्रिया को दिशा देते हैं। तो देखिए पता चल गया आपको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रो इंसुलिन का यह हिस्सा हटाने से सक्रिय इंसुलिन बनता है। यानी इंसुलिन आप जानते हैं जिसके शरीर में शुगर बीमारी हो जाती है और बहुत ज़्यादा उसको शुगर लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन डेली लेना पड़ता है। तो ये जो इंसुलिन बनता है, प्रो इंसुलिन से क्या हटा देने से इंसुलिन बनता है? तो ये है सी चेन।
देखिए इंसुलिन में ए चेन, बी चेन, सी चेन दोनों सब होते हैं, लेकिन सी चेन हटाने से इंसुलिन, सक्रिय इंसुलिन बन जाता है। नेक्स्ट है उल्वोवेदन, एमनियोसेंटेसिस में भ्रूण का लिंग इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। भ्रूण मतलब जब माँ और पिता के संयोग आने से शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद वह जो अंडाणु वो भ्रूण बनने लगता है, भ्रूण में विकसित हो। मान के चलते हैं कि 1 उंगली के साइज का बच्चा 3 महीने का मान के चलिए अब, तो इसमें लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो लिंग निर्धारण जो होता है वो गुणसूत्र के द्वारा होता है, जो डीएनए में पाया जाता है। ये देखिए गुणसूत्र पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर XX मिला तो लड़की होगी, यदि XY मिला तो लड़का होगा। 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, लड़कियों में XX, लड़कों में XY। इसलिए लड़का का गुणसूत्र निर्धारित करता है कि लड़की होगी कि लड़का होगा। और हमेशा लोग औरतों को दोष देते हैं कि इसकी सिर्फ लड़की बच्चा पैदा होती है। प्रारंभिक गर्भवती महिलाओं के रक्त में पाए जाने वाला हार्मोन है। तो प्रारंभिक गर्भवती महिलाओं के रक्त में पाया जाएगा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का उच्च स्तर ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा यौन संक्रामक रोग नहीं है? यौन संक्रामक मतलब शरीर जब संपर्क में आता है तो कौन कौन सा रोग हो सकता है? तो ट्राइकोमोनेसिस हो सकता है, जनन अंग में मस्सा हो सकता है, जनन अंग में दाद हो सकता है। लेकिन टाइफाइड तो गंदे पानी से होता है, गंदे भोजन से होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी से हाल ही में विलुप्त होने वाली प्रजाति, यानी कुछ ही दिन पहले पृथ्वी से कौन सी प्रजाति समाप्त हो गई है? यह है स्टेलरर समुद्री गाय। समुद्री गाय एक जीव है, वो गाय नहीं है, गाय की तरह दिखने वाला जीव है जो हाल ही में समाप्त हो गया है। IUCN की 2004 की लाल सूची में दर्ज की गई खतरे में प्रजातियों की संख्या क्या? देखिए लाल सूची के बारे में पूछा जा सकता है कि लाल सूची क्या है। तो जो प्रजातियां खत्म हो रही हैं, जो विलुप्त होने की कगार पर है, उसकी एक लिस्ट है लाल सूची। और इसमें कितने, 2004 की बात कर रहा है, कितने प्रजाति खतरे में है? तो लगभग 15,500 प्रजाति खतरे में है। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। तो यह सूची बनाता है किसका? पशु का, कवक का और पौधों का, जो कि विलुप्त होने के कगार पर है। निम्न में से कौन सा पक्षी भारत में लुप्त होने की कगार पर है? तो मोर तो नहीं है, पिंटल बतख भी नहीं है, हॉर्नबिल नहीं है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसकी मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ, ये है। यही पक्षी अब लुप्त होने की कगार पर है। बंगाल का आतंक किस पौधे को माना जाता है? तो आप बंगाल यदि कभी गए होंगे तो आप देखिएगा कि एक इकॉर्निया नाम का पौधा होता है, जिसको हम लोग जलकुंभी भी कहते हैं। अगर एक पीस भी किसी जल स्रोत में रख जाए, ये शांत जल में होता है, जहाँ जल रुका हुआ होता है, और बंगाल किनारे पानी बहुत अधिक रुका हुआ होता है, तो ये बहुत ज़्यादा फैलता है और तबाह कर देता है। और ये क्या करता है? बायो ऑक्सीजन डिमांड, BOD, इससे भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, BOD, बायो ऑक्सीजन डिमांड, यानी जल में जो ऑक्सीजन है ये खींच लेता है, तो इसमें रहने वाले जीव की ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो मरने लगते हैं। 110वां सवाल है विकास के लिए भ्रूण विज्ञान का समर्थन किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? भ्रूण विज्ञान का समर्थन किया था अर्नेस्ट हैकल ने। ये देख लीजिए, जर्मनी के हैं ये, अर्नेस्ट हैकल। नेक्स्ट है गलत कथन को पहचानिए। तो कार्बन चक्र के विपरीत वायुमंडल में फास्फोरस की कोई रिहाई नहीं होती है। कार्बन चक्र होगा तो फास्फोरस निकलेगा। वर्षा के माध्यम से फास्फोरस, भाई वर्षा में फास्फोरस कहाँ से आएगा? वर्षा में तो जल आता है, तो कार्बन की तुलना में अधिक होता है। नहीं, फास्फोरस मान लेते हैं कि कभी जहाँ पर कहीं प्रदूषित वाला इलाका, वहाँ थोड़ा बहुत फास्फोरस आ सकता है, लेकिन बहुत अधिक होता है कार्बन की तुलना में, ऐसा नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन ही सटीक है कि जो गलत है। नेक्स्ट है कैलोट्रॉप पर पशु क्यों नहीं चरते हैं? अब देखिए कैलोट्रॉप क्या होता है। कैलोट्रॉप अभी आपको दिखाएंगे तस्वीर तो आप जान जाइए। यह है धतूरा की एक प्रजाति।
कैलोट्रॉप जो होते हैं एक प्रकार का ग्लाइकोसाइड्स यानी एक प्रकार का रसायन छोड़ते हैं जिसकी गंध बहुत ही खतरनाक होती है, इसलिए उसको कोई पशु नहीं खाना पसंद करते हैं। इसमें से दूध निकलता है, बोलता है आँख में पड़ जाएगा तो अंधा हो जाएगा। मैं कंफर्म नहीं कहता हूँ कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन ऐसा बोलते हैं लोग। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक विकास मॉडल अधिक यथार्थवादी क्यों है। देखिए, कोई भी विकास मॉडल यथार्थवादी तभी होगा कि जब संसाधन सीमित हो जाएं। क्या संसाधन हमेशा के लिए रहेगा? अब देखिए, बहुत सारे संसाधन, कोयले की कमी हो गई है, पेट्रोलियम की कमी हो गई है, तो जल की कमी हो रही है पीने वाली की, तो संसाधन एक दिन समाप्त हो जाएगा। और यही बात कहता है लॉजिस्टिक विकास मॉडल, इसलिए उसे यथार्थवादी माना है। यथार्थवादी मतलब जो सच्चाई को बताए। नेक्स्ट है एक पारिस्थितिकी तंत्र में संबंध को कैसे वर्णित किया जाता है। देखिए, ऊर्जा का पिरामिड भी हम बना सकते हैं, फिर बायोमास का पिरामिड भी बना सकते हैं, संख्या का पिरामिड भी बना सकते हैं, या सभी तरीके से हम एक पारिस्थितिकी तंत्र में संबंध को दर्शा सकते हैं। इसका सही जवाब है डी। और नेक्स्ट है पारिस्थितिकी पिरामिड अवधारणा पूरी तरह से स्वीकार नहीं की जाती, क्यों? देखिए, ये उल्टी होती है, बिल्कुल सही बात है। पारिस्थितिकी पिरामिड उल्टा होता है, ये मानते हैं। इसमें 4 स्तर होते हैं, ये भी सही बात है। लेकिन ये जो बनाया गया ये प्राकृतिक रूप नहीं है। ये जो पिरामिड है ये मनुष्यों द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया गया है, जो कि प्रकृति में वास्तव में है ही नहीं, इसलिए यह बात स्वीकार नहीं किया जाएगा। निम्न में से कौन सा इन विट्रो निषेचन IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो जिसके बच्चे नहीं होते हैं तो प्रखनली शिशु लेते हैं ना, पेट में इंजेक्शन करके, पेट में करके कैसे करते हैं उसको छोड़िए आप। ये जानिए कि जो बच्चा, कृत्रिम बच्चा किसी का शुक्राणु को अपने शरीर में अंडाणु में निषेचित करवा के माताएं गर्भवती हो जाती है, वो वाला बात कह रहा है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए IVF और ZIFT, ये दोनों तरीके से होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक ART का तरीका नहीं है। ART का तरीका यानी कृत्रिम गर्भाधान है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र है, जाइगोट फैलोपियन ट्रांसफ़र है, पुरुष नसबंदी ART का तरीका नहीं है। पुरुष नसबंदी में पुरुष के नस को काट दिया जाता है। कौन सा नस काट दिया? जहाँ से शुक्राणु आते हैं, वो वाला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि नहीं है। समय समय पर संयम, ये प्राकृतिक तरीका है। सहवास में रुकावट, ये भी संयम। लैक्टेनस अमेनेरिया, ये भी प्राकृतिक विधि। लेकिन सहेली एक टैबलेट होता है, गर्भ निरोधक गोली, जो कि अप्राकृतिक है। अंतः प्रजनन इन ब्रीडिंग, अवसाद इनके बीच क्रॉस ब्रीडिंग से होता है। देखिए, जब भी ब्रीडिंग कराया जाता है तो विभिन्न प्रकार के नस्ल के द्वारा कराया जाना चाहिए, लेकिन यदि एक ही प्रकार के नस्ल के साथ ब्रीडिंग करा दिया जाएगा तो कुछ न कुछ गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। तो यही है सबसे सटीक जवाब। और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा प्रकाशित विटामिन C जैव दृढ़ वनस्पति पौधे हैं, किसमें विटामिन C ज़्यादा पाया जाएगा। तो आप देखिए, टमाटर ऑप्शन दिखा रहा है कि टमाटर में सबसे ज़्यादा विटामिन C पाया जाता है। तो आप और भी कई ऑप्शन देख लीजिए जो खट्टा वाला नहीं है। तो हमें इस ऑप्शन के साथ जाना है कि विटामिन C किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, टमाटर, सरसों और करेला में। तो अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे आज का वीडियो कैसा लगा, और उम्मीद करता हूँ कि इसमें से आपको इतना तो पता चल गया होगा कि GNM और ANM में कैसे प्रश्न बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। आप तैयार रहें, अगला वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। हमने पिछला वीडियो बनाया था इंग्लिश ग्रामर पर, तो जिसने नहीं देखा कृपया उसे ज़रूर देख लें। धन्यवाद।